नमस्कार दोस्तों, BRGS पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज भारत के इतिहास की वन लाइनर की सीरीज। भारत के इतिहास की वन लाइनर की सीरीज को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि भारत के इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है और कैसे-कैसे डिवाइड किया गया है। तो शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय था जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। मध्य ऐतिहासिक काल ये ऐसा काल था जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ने में हम पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं। कुछ साक्ष्य पढ़े जा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं पढ़े जा सकते हैं। जैसे वैदिक काल के तो पढ़े जा सकते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं पढ़े जा सकते थे। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसके बारे में जो साक्ष्य हैं वो लिखे भी गए हैं, पढ़े भी गए हैं और अच्छे से समझे भी जा सकते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, ये 3 भाग हैं प्रागैतिहासिक काल के। पुरापाषाण काल, पाषाण शब्द का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण शब्द का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? पुरापाषाण काल के जो पत्थर थे, जो औजार थे, वो पत्थरों के बने थे जो कि नुकीले हुआ करते थे। नुकीले मतलब कम नुकीले हुआ करते थे। और मध्य पाषाण काल के जो पत्थर थे वो नुकीले थे अपेक्षाकृत, और नवपाषाण काल के और भी ज्यादा एडवांस हो गए थे औजार। पुरापाषाण काल का समय माना जाता है अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का समय माना जाता है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आता है मध्य ऐतिहासिक काल। मध्य ऐतिहासिक काल को पुनः 2 भाग में डिवाइड किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसी थी जो कि लिखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन इसको समझा नहीं जा पा रहा है। इसका समय माना जाता है 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। कहीं कहीं आपको ये 1750 ईसा पूर्व भी लिखा मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि 1750 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय था, इस समय को कुछ लोग महाभारत काल भी कहते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का कालक्रम है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक का समय कहलाता है ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद का समय कहलाता है 900 से 600 तक का उत्तर वैदिक काल। यहाँ से स्टार्ट हो गया था महाजनपद काल, जब गौतम बुद्ध का जन्म और जैन धर्म इन सब चीजों के प्रसार हुआ था। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस समय पाए गए सभी साक्ष्य लिखे भी जा रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं, हर तरीके से सक्षम है इसको लिखने, देखने में, पढ़ने में, समझने में हर तरीके से सक्षम है। प्राचीन भारत का इतिहास 600 बीसी से लेकर 712 इसी तक माना जाता है, जब तक कासिम की एंट्री हुई थी। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास पाया जाता है, जो मानते हैं वो 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक, औरंगजेब के समय तक। 1707 से लेकर 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, ये मानी जाती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए अब आगे देखते हैं भारत के इतिहास को हम कहाँ से कैसे वन लाइनर स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है या भरत की संतान कहे जाते हैं। यूनानियों के अनुसार भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। तो ये था हमारे भारत के नाम के बारे में थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, भारत के इतिहास के स्रोत कहाँ से मिले हमको। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जो हैं वो क्या हैं? धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण जो बाहर से विदेशी आए हमारे पास, फिर आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हमें मिले हैं, पुरातात्विक खोज से मिले हैं। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता लगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किन स्रोतों से भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ये 4 वो स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, जो कि महर्षि कृष्णदेव पायन वेदव्यास द्वारा
जो संकलन किए गए थे ये वेद हैं। वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं हमारे। सबसे पहला वेद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं। कितने? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं हम लोग? जो पढ़ते हैं इसको उन्हें कहा जाता है होत्र। चलिए, दूसरा आता है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के, अब कुछ मंडल हैं, 10 मंडल हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है और विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में लिखा गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा गया है। 8वें मंडल में जो रचनाएं लिखी गई हैं उन्हें खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज, चतुष्वर्णीय समाज का मतलब हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के बारे में बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित पुरुष सूक्त में। किसमें बताया गया है? पुरुष सूक्त में बताया गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये बात याद रखनी है। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र में 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों को बताया गया है, जैसे व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों के बारे में स्पष्ट किया गया है। किसके बारे में? व्यवसायों के बारे में, दायित्वों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में, विशेष अधिकारों के बारे में। आता है वामन अवतार, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वामन अवतार, वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान जो किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में ये बात ध्यान रखना है कि वामन जो अवतार है इसके बारे में किस वेद में बताया गया है। तो वामन अवतार के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं लिखी गई हैं। कितनी लिखी गई हैं? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाएं लिखी गई हैं। ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो वैसे जो कुल मंत्रों की संख्या बताई गई है वो 10,600 है। ये बात याद रखिएगा, कुल मंत्रों की संख्या जो है वो 10,600 मानी जाती है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं भी थी, जो कि मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखाएं थी वो बता देता हूँ आपको। पहली जो शाखा थी उसका नाम था शाकल, दूसरी शाखा का नाम था वाशकल, तीसरी शाखा का नाम था आश्वलायन। क्या नाम था? आश्वलायन। चौथी शाखा थी, देखिए गलत हो गया, आश्वलायन। और चौथी शाखा थी ऋग्वेद की शंखायन। और जो 5वीं शाखा थी ऋग्वेद की उसका नाम था मांडूक्य। इनके नाम तो स्पेशली नहीं याद रखने, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र के बारे में बताया, जैसा मैंने आपको बता दिया है, पुरुष सूक्त में बताया गया है। तो यहाँ तक अब बात हो गई ऋग्वेद के बारे में। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सोम देवता का वर्णन कहाँ किया गया है? 9वें मंडल में किया गया है और 10वें मंडल में जो कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ये बात याद रखनी है पूरी। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के बाद देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो बना है वो यजुर्वेद शब्द का है, यजुष शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? यजुष शब्द से। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? यजुष शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यह इसी शब्द से बना हुआ है। इसका जो उच्चारण है ये माना क्या जाता है, यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है ये। तो ये क्या है? मंत्रों का संग्रह माना जाता है इसको। यह एक ऐसा जो वेद है जो कि गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कैसे कैसे 2 भाग हैं इसके? कौन कौन से भाग हम देखेंगे। पहला हम पढ़ते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा?
कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा यजुर्वेद का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद जो है वो माना गया था गद्य में। ये क्या, ये रचनाओं का संकलन है, ये गद्य की रचनाओं का संकलन है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य रचनाओं का संकलन माना जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञ ने इसको दृष्टता दी थी। क्या दी थी? दृष्टता। क्या क्या है इसमें देखिए, बताते हैं आपको। इसकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। इनकी संहिताओं को वाजसनेय, मिनट पेन छोटा कर देते हैं। इनकी संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय थे। कितने अध्याय हैं यजुर्वेद में? 40 अध्याय। ये बात याद रखनी है, छोटी मोटी। मेन बाकी यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों रचनाओं में लिखा गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। और यजुर्वेद कितने पार्ट में डिवाइड था? 2 पार्ट में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये गद्य रचना में था और शुक्ल यजुर्वेद पद्य रचना में था। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है ये गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ताओं को उद्दात कहा जाता था। क्या कहते हैं? उद्दात लिखा हुआ है इसमें। इससे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको उद्गाता भी कहते हैं, याद रखिएगा। उद्दात भी बोलते हैं और उद्गाता भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? उद्गाता। उद्दात या उद्गाता, वो आप ऑप्शन से कर लोगे। सामवेद के भी 2 मुख्य भाग हैं। क्या भाग हैं? आर्चिक और गान। क्या भाग है? आर्चिक और गान। पहला भाग जो है वो है आर्चिक और दूसरा भाग है इसका गान। ये 2 भाग हैं सामवेद के। यहां तक हो गई। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी थे। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो थे वेद व्यास के, कौन थे? वेद व्यास के पुत्र, का नाम क्या था? याद भी आया था, नाम दिमाग भूल गया मैं फिर से। जैमिनी, हाँ जैमिनी नाम था। ओके, तो ये बात थी सामवेद की। सामवेद के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विषयों में बताया गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। हाँ, हालांकि ऋग्वेद में सभा और समिति की बात की गई है, लेकिन इसे सभा समिति की 2 पुत्रियां नहीं कहा जाता प्रजापति की। लेकिन अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। और जैसा कि सबसे पता है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद था वो अथर्ववेद था। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वो कौन कौन से थे? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांगों की रचना की गई थी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण मिलता है पुराणों से। और पुराणों के रचनाकार कौन थे? ये बहुत पूछा था एग्जाम में। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण गुप्त काल से है, और विष्णु पुराण मौर्य काल से है, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई ये 5 पुराणों के बारे में। पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रामाणिक माना जाता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति बताई जाती है मैत्रेयनी संहिता में। ये एग्जाम में आ चुका है एग्जाम क्वेश्चन।
जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। जैसे मत्स्य पुराण सबसे पुराना माना जाता है, उसी तरह स्मृतियों में माना जाता है मनुस्मृति को। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ तक बात हो गई, आगे देखते हैं। वेदों के बारे में जान चुके हैं, अब देखते हैं जातक कथा। जातक कथा के बारे में पता होगा आपको, ये सब उसी का पार्ट है जो मैं बता रहा था आपको, जो साहित्यिक स्रोत जो लिखे हुए मिले हैं तो उनमें ये सब भी आते हैं जितने भी हैं। कैसे जातक, जातक में बौद्ध धर्म की जो पूर्व जन्म जो उनके थे उनके बारे में लिखा गया है। जैन साहित्य थे, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान रखना है कि जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है, तो आगम कहते हैं। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जन्म या महावीर के जीवन कृत्यों के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनके बारे में पता होगा, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, और इन्हीं की हेल्प लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को खत्म किया था और मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कल्हड़, कल्हड़ द्वारा जो लिखी गई थी रजत रंगिणी, कश्मीर का इतिहास था, ये कश्मीर के बारे में लिखाया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित रजत रंगिणी, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। कात्यायन की ग्राग्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब पुष्यमित्र शुंग कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अभी पढ़ेंगे वैसे आगे हम मौर्य काल में। तो मौर्य काल का जब अंत हुआ था तो पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था बृहदत्त को हराकर, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासन था, और ब्राह्मण धर्म यानी शुंग वंश की स्थापना की थी। इसने या इनके महाभाष्य से शुंग का इतिहास पता लगता है। महाभाष्य से, याद रखना, पुष्यमित्र शुंग का महाभाष्य। आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। विदेशी यात्रियों में हम किसको किसको पढ़ेंगे, यूनानी पढ़ेंगे, चीनी पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, और कुछ छोटे मोटे जैसे मार्को पोलो और ये सब भी आए थे भारत से, भारत आए थे। तो सबसे शुरुआत करते हैं यूनानी लेखकों के बारे में। यूनानी लेखकों में सबसे पहला नाम आता है टेसियस का। टेसियस ये कौन था, ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है और अविश्वसनीय है। ऐसी ऐसी बातें इसने लिखी जो कि अविश्वसनीय थी। फिर आती है बात हेरोडोट्स की। हेरोडोट्स जिन्हें कि इतिहास का पिता कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स को, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ चुका है। सिकंदर के साथ आए थे निर्याकस, आनेसिक्रेटस और स्टोबुलस, ये तीन आए थे सिकंदर के साथ। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा गया था। फिर आते हैं डाइमेकस। डाइमेकस जो कि अंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसी तरह बिंदुसार का बेटा था जो अशोक था, अशोक के दरबार में आया था डायनेसियस। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। बिंदुसार उसका बेटा, उसके दरबार में आया था ये डाइमेकस। उसके बाद उसका बेटा था अशोक जिसके दरबार में आया था डायनेसियस। उसके बाद आए टॉलमी और प्लिनी। टॉलमी और प्लिनी, टॉलमी ने अपनी पुस्तक लिखी भारत का भूगोल। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों और आदि के बारे में बताया गया। फिर आते हैं चीनी यात्री फयान और संयुगन। फयान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने भी किताब लिखी थी फोक्यू की। फिर आए संयुगन।
संयुगन जो कि 518 ईस्वी में भारत आया, इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां जो कि एकत्र की थी। बौद्ध धर्म से जो इसने एकत्र कर पाया था वो एकत्र किया था। आगे देखते हैं। फयान, फयान की किताब के बारे में बताया, जैसे मैंने अभी, क्या नाम था इनकी किताब का? फो क्यों की। उसी तरह हेन सांग की किताब का नाम था सी यू की। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया हमने। हेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था। हा से हेन सांग, हार से हर्षवर्धन। फयान, फयान फा से फो यू, फो क्यों की। इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखकों में कौन कौन है? अल-बरूनी और इब्न बतूता। अल-बरूनी, अल-बरूनी जिसने लिखी थी किताबुल हिंद तहकीक हिंद, जिसका मतलब था भारत की खोज। ये मोहम्मद गजनी के साथ आया था। मोहम्मद गजनी के साथ भी और भी थे, उतबी थे, फारूकी थे, ये भी आए थे। अल-बरूनी, उतबी, फारूकी। इसके बाद देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो आया था, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक वृत्तांत था जिसका नाम था रिहला वृत्तांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिहला वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है इब्न बतूता के समय में। यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद देखते हैं कि ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ याद करने वाली बात यह है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके कार्यकाल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। उसी तरह पूछा जाता है अल-बरूनी किसके समय में आया था? तो वो गजनई के समय में आया था। अन्य लेखक जैसे तारानाथ हो गए, मार्को पोलो हो गए। तारानाथ ये तिब्बती लेखक थे और मार्को पोलो जो हो गया ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पे आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये तारानाथ के बारे में इसी ने कहा था कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। इसी ने कहा, तारानाथ ने कहा था। यहां तक हमने पढ़ लिया। ग्रंथों के बारे में पढ़ लिया। ग्रंथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ा। उसके बाद आगे हमने पढ़ा ये जैन साहित्यों के बारे में जिन्हें आगम कहा जाता है। बौद्ध के बारे में रजत रंगिणी जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है, कश्मीर का इतिहास, ऐसी कुछ किताबों के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कुछ अरबी लेखक, कुछ यूनानी लेखक, कुछ अन्य लेखक, चीनी लेखक। इसके बाद देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हमें क्या क्या प्राप्त हुए? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जो सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है, बोगोज कोई का अभिलेख। क्या है? बोगाज कोई, एशिया माइनर के अभिलेख के नाम से भी इसको जानते हैं। इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसनगर का अभिलेख, बेसन नगर या कुछ लोग बेसनगर भी बोलते हैं, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ लेख है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण से संबंधित है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। सबसे पहले भारतवर्ष का जो वर्णन किया गया, भारतवर्ष का जिक्र किया गया, वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ये कलिंग राज खारवेल का अभिलेख था, याद रखना है, कलिंग राज खारवेल। अभी जब हम अभिलेख के बारे में डिस्कस करेंगे तो सब बताएंगे उसमें। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। हूणों पर जो आक्रमण हुआ था, हूणों का जो आक्रमण हुआ था, उसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख। इसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। इसकी जो एरन अभिलेख में सती प्रथा का मिलता है, तो सती प्रथा के सबसे पहले जो वर्णन हुआ, जो किया था सती, ऐसा माना जाता है कि राजा भोजराज की पत्नी ने किया था। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सबसे पहले किसने किया था? तो भोजराज की
पत्नी ने किया था। तो ये दिमाग में अच्छे से रखना है। इसके बाद देखते हैं और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है मंदसौर के अभिलेख से। ये किसका था? यशोवर्मन का था। मंदसौर अभिलेख था यशोवर्मन का। मालवा नरेश यशोवर्मन का था। किसका था ये? मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत के सिक्के कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने शुरू किया था, ये भी पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त गुप्त की वीणा बजाते हुई मुद्रा वाले सिक्कों से यह प्राप्त होता है कि वह संगीत प्रेमी था और अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है इपिग्राफ। यहाँ पे कुछ बातें याद रखना है कि कौन सा अभिलेख जो है वो किसका है। भीतरी स्तंभ लेख जो कि बताया मैंने स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। और उसके बाद एरन अभिलेख भोजराज का है। मंदसौर यशोवर्मन का है। ठीक, ये 3-4 चीजें याद रखनी है अच्छे से। और आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जहां तक खत्म हो गया। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, जैसे मैंने बताया, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिल पाया था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है, जैसा ही बता रहा हूं मैं आगे। आगे आद्य ऐतिहासिक काल। इस उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद, लेकिन लेखन कला का प्रचलन था लेकिन उस लेख को पढ़ नहीं पाए हैं पूरी तरीके से। ज्ञानी मानव का नाम होमोसेपियंस, पता ही है आप लोगों को। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। ठीक, ये सब मिले जुले पार्ट हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि नवपाषाण काल वहां मध्य पाषाण काल, सब मिला जुला कंबाइंड एक ही में सारे वन लाइनर डाल दिए हैं, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रागैतिहासिक काल के तीनों पार्ट मैंने एक ही में कर दिए हैं। ये उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन का प्रचलन था लेकिन पढ़ा नहीं। इसमें क्या था कि था लेकिन पढ़ा जा सकता था। आगे के जो काल थे आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर जैसा बता चुका हूँ ये आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? आद्य ऐतिहासिक काल का। लिखा है पर पढ़ा नहीं जा पा रहा है। ज्ञानी मानव का मान जो नाम था वो था होमोसेपियंस। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई थी नवपाषाण काल में, यहाँ तक हो गया। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता पालतू पशु बनाया था, ये भी एग्जाम में आता है। सबसे पहला पालतू पशु कौन था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, इसीलिए ताम्रपाषाण युग आया था आगे। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, जो मिला था अतिपक्कम में, अतिरपक्कम में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादन स्थल जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली भूमि थी जो फसल थी वो गेहूं और जौ की फसलें थी। ये देखो हर एक लाइन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मिला था मेहरगढ़ से। कोल्डीवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से चावल संबंधी साक्ष्य मिले थे। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, याद रखना, पाषाण पत्थर प्रस्तर एक ही चीज है, युग से के अधिकांश औजार जो हैं वो स्फटिक के बने हुए थे। स्फटिक एक पत्थर का नाम है। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। वो जो कुल्हाड़ी की बात कर रहा हूँ यही है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही कुल्हाड़ी की खोज की थी अतिपरक्कम में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा का अर्थ था मृतकों का टीला। इसमें सिंधी भाषा में मृतकों का टीला भी कहते थे। असम का श्वेतंभ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से था। ये पूछा जाता है इनाम गांव का संबंध किससे था, तो जारवे संस्कृति से था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला था नर्मदा घाटी में मिला था। तो यहाँ तक हो गए हमारे इतिहास के थोड़े बहुत जो क्वेश्चन हम पढ़े आगे।
इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो ये आखिरी के जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं, इसमें आपको सिर्फ प्रागैतिहासिक काल हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के साथ पुरापाषाण काल के अंदर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और कुछ कृषि के क्वेश्चन भी मैंने इधर उधर के जोड़ दिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।